हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 14 जो हमारा था, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर जो 14 है उसका ये पार्ट नंबर 17, क्लास 9th साइंस का ये पोर्शन 17वां चैप्टर। और इस चैप्टर के पूरा हमने पढ़ लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 17, इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दो पार्ट हमने पूरा पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के चक्र थे। वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, पर्यावरण में कौन से कारक हैं, जैविक कारक हैं, कौन से अजैविक कारक हैं, मिट्टी कैसे बनती है, बरसात कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, पवन क्या है, पवनों का वेग क्या है, ठंड है, गर्मी है, वायुमंडल में गैसें हैं, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, जल चक्र है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, ओजोन परत है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। आज उन्हीं से संबंधित हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो पहले तो हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो किताब के अंदर पीछे क्या दिए गए हैं, फिर हम इसके बीच बीच में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में पाठ खत्म होने के पश्चात कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पहले उनको सॉल्व करते हैं, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्रियाकलाप बचा हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? जल चक्र हमने देखा था, जल चक्र वाटर साइकिल पढ़ा था। जल की अवस्था बतानी है तो जल की तो केवल 3 ही भौतिक अवस्था होती हैं और तीनों ही काम में ली जाती हैं जल चक्र में। तो जल बादल में जब होता है तो ठोस, जब बरसता है तो तरल, और फिर तरल वापस बॉयल होकर जब बादल बनता है तो उस समय गैस, तीनों अवस्था में रहता है। तो जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तरल कह दो, यहाँ पर द्रव्य कह सकते हैं अपन, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जल चक्र में जल तीनों अवस्था में रहता है। वो ठोस बर्फ के रूप में भी रहता है, वो तरल पानी की बूंदों के रूप में भी रहता है, और वो गैसीय रूप में भी रहता है, भाप बनकर जब पानी उड़ता है महासागरों से, जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं। तो जल चक्र में जल है वो तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव्य और गैस। दूसरा सवाल, जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में पाए जाते हैं। दोनों में पाए जाते हों। यौगिकों के नाम बताने हैं तो उसमें तो महत्वपूर्ण यौगिक कार्बन है, या जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, उसमें ग्लूकोज भी है। यदि ग्लूकोज को न माने तो कार्बन तो दोनों के साथ ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बहुत सारे प्रकार के यौगिक बनाता है। तो बहुत सारे यौगिक हैं जो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। और यदि एक की बात करें तो यूरिया भी इसी में आता है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। आपको याद है तो यूरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, एमीन ग्रुप होता है NH2 डबल बॉन्ड O NH2। बहुत ऐसे यौगिक हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं और जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें DNA RNA की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल में भी ऐसा ही होता है। तीसरा सवाल, मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचानें जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। मनुष्य ऐसे कौन सी 3 काम करता है, बहुत करता है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है? हमें तो किसी 3 के बारे में बात करनी है जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। एक तो दहन है, लकड़ी का दहन, ईंधन का दहन। दूसरे जो गाड़ियाँ हैं उनका जो धुआं है,
और तीसरी चीज़ होगी कल कारखानों से निकला धुआं, फैक्ट्रियों से। तीन तो सीधे तरीके से यही हो गए। फैक्ट्रियों में जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत सारे ईंधन को जलाते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, किसी को भी जलाओ, फैक्ट्रियों में काला धुआं निकलेगा। तो एक तो फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में कह सकते हैं, फैक्ट्रियों में कह सकते हो। दूसरा, गाड़ियों में जो ईंधन होता है उसके जलने से, कोयला और पेट्रोल के जलने से भी CO2 गैस निकलती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ की दहन से, लकड़ी को जलाने से, कोयले को जलाने से, घर में जब खाना बनाते हैं तब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो भी CO2 गैस निकलती है। तीन गतिविधियाँ पूछिए, आराम से बताई जा सकती हैं। सवाल नंबर चौथा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताना है। तो इसका एक पूरा का पूरा वीडियो है, आपको याद है तो लगभग 13वां वीडियो या 14वां वीडियो जो भी था, 15वां, देखना आप, उसको प्रयास करना। उसमें पूरा का पूरा ग्रीन हाउस प्रभाव पर बताया गया, आपको भी पता होगा। वैसे ग्रीन हाउस प्रभाव तो ऐसे पौधों के लिए बनाया गया है जो उष्णकटिबंधीय जो पौधे होते हैं, उनको यदि ठंडे इलाकों में लगाया जाए तो उसके चारों ओर एक कृत्रिम रूप से घर सा बनाया जाता है, उसी पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसी से हमने पृथ्वी की तुलना की थी कि पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण बन गया है, और वही गैसों का आवरण है वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पांचवा सवाल, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन के दो रूपों की बात की जा रही है। ऑक्सीजन के दो रूप क्या हैं? ऑक्सीजन के तो कई रूप हैं। ऑक्साइड के रूप में भी बहुत सारे धातु या धातुओं के साथ में जुड़ी रहती है। ऑक्सीजन परमाणु है वो इस अवस्था में भी रहता है, और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में O2 के रूप में भी रहती है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन के रूप में भी रहते हैं। और इसके नाइट्रोजन के साथ और कार्बोनेट के साथ में, कार्बन के साथ में कार्बोनेट है, नाइट्रेट है और सल्फेट के रूप में भी रहती है। तो ये भी कह सकते हैं कि NO3 नाइट्रेट के रूप में, SO4 सल्फेट के रूप में, और CO3 कार्बोनेट के रूप में। कई रूप हैं इसके, दो रूप पूछे हैं वायुमंडल में जो पाई जाती है। सिंपल ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, यही ऑक्सीजन 21% मात्रा में यही है। तो ये तो इस क्रियाविधि के कुछ सामान्य सवाल थे। पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं, हम अभ्यास प्रश्न हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को भी। तो आइए बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यास क्वेश्चंस हैं, इस पाठ के प्रश्न हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से ही आ रहा होगा ये। जीवन के लिए वायुमंडल तो आवश्यक है, क्योंकि वायु नहीं होगी ना तो क्या नहीं होगा, गैसें ही नहीं होंगी। वायुमंडल का मतलब गैसों का एक आवरण से ही तो है। गैसें में कौन सी गैस? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, ये गैसें। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को ही तो ही वायुमंडल कहते हैं, या गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वायु गैस ही तो होती है। तो वायुमंडल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गैसें ज़रूरी हैं, और बहुत सी गैसें तो ऐसी हैं जिसके बिना इंसान एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के हम सांस कैसे लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी हमारी। तो वायुमंडल का होना तो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, क्योंकि वायुमंडल से बहुत सारे प्रकार के जैविक प्रक्रम है वो कंप्लीट होते हैं। मनुष्य की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो वायुमंडल के कारण ही कंप्लीट होती हैं, वायु के द्वारा। ये तो जीवन की बात है, जीवन ही संभव नहीं होगा बिना वायुमंडल के। इसीलिए तो उन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, चाहे वो शुक्र ग्रह हैं, चाहे वो शनि ग्रह हैं। उन ग्रहों पर जीवन संभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। तो बिना वायुमंडल के जीवन संभव नहीं है, हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते वायुमंडल के बिना। दूसरा सवाल, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है? वाटर बहुत सारी जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, हम सुनते भी रहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है।
इसका क्या मतलब है? क्योंकि मनुष्य का शरीर, जंतुओं का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर का लगभग 70 से 90% भाग पानी का बना होता है। बिना पानी के तो अपना शरीर ही नहीं बनता, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, इसको अनिवार्य, कंपलसरी माना गया है, क्योंकि बिना पानी के कोई प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती। इसलिए जीवन के लिए जल वास्तव में अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। बहुत सारे प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जैसे कि भोजन का पाचन है, आदि क्रियाएं हमारे बिना पानी के संभव नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए जल। तीसरा सवाल, जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? जीवित प्राणियों के लिए जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? हम मिट्टी पर क्यों डिपेंड करते हैं भाई? मिट्टी के बिना हमारा अस्तित्व है क्या? नहीं है। देखो, एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी के 25% भाग पर ही मिट्टी है, उसी पर हम रहते हैं। सोचो, मिट्टी नहीं होगी तो क्या हम जल में रह पाएंगे? बहुत सारे जंतु जीव तो हैं वो जल में रह पाएंगे, लेकिन मनुष्य जैसे जीवधारी तो नहीं रह पाएंगे। मैमल्स नहीं रह पाते, जो स्तनधारी प्राणी हैं। इसलिए मिट्टी तो बहुत ज़रूरी है। बिना मिट्टी के तो पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे बहुत सारे। बिना पेड़ पौधों के इंसान कैसे रहेगा? तो जीवित प्राणी मृदा पर बहुत अधिकतर निर्भर करते हैं। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है? नहीं, उन्हें भी मिट्टी चाहिए। बट उन जीवों ने अपने शरीर को इस प्रकार से मॉडिफाइड कर लिया, अनुकूलित कर लिया, उनका शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वो फिर जल में रहते हैं, तो फिर जल में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी पर रहने वाले जीवों के लिए तो मिट्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। बिना मिट्टी के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मिट्टी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट घटक है जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो। चौथा सवाल, आपने टेलीविज़न पर और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हम मौसम के पूर्व अनुमान में सक्षम हैं? क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा? सबने टीवी में, रेडियो में, अखबार में पढ़ा भी है कि अगले 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे या कुछ 72 घंटे में तेज़ आंधी या बारिश की संभावनाएं हैं, ऐसा हम सुनते हैं। मौसम का पूर्व अनुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी होती है मौसम की। क्या ये सही है? क्या हम मौसम की पूर्व अनुमान लगाने में सक्षम हैं? हाँ, हम पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान लगाने में हम काफ़ी सक्षम हैं। उसका क्या कारण है? वायुमंडल में जो तापमान में जो गिरावट आती है या तापमान बढ़ता है, तो वायुमंडल में तापमान में गिरावट आने से हम अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, हवाओं का जो वेग है, हवाएं किस दिशा से चल रही हैं, वो तेज़ चल रही हैं, वो धीमी चल रही हैं, वो ठंडी हैं या गर्म हैं, तो हवाओं की गति से, वायुमंडल के तापमान से, आदि चीज़ों के संयोग से हम ये बता सकते हैं कि आने वाला मौसम लगभग कैसा होगा। पूरी तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन लगभग हम बता सकते हैं, क्योंकि हम वायुमंडल में जो जलवायु की जो चीज़ें हैं, उन्हीं से हम कुछ सीख कर उन्हीं पर फॉलो करते हैं, उन्हीं पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। तो पूर्व अनुमान लगाने में कुछ हद तक हम सक्षम हैं। पांचवा सवाल, हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियाँ, मनुष्य की कार्य वायु, जल एवं मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। हम सबको पता है कि मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। यानी हम प्रदूषण के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और इसके पीछे मनुष्य का ही हाथ है। कोई जानवर ऐसा नहीं करता। कोई भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी प्रदूषण नहीं फैलाती है। प्रदूषण हम ही फैलाते हैं, मनुष्य की गतिविधियाँ ही हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? ऐसा तो हाँ, बिल्कुल होगा। यदि आप इन गतिविधियों को पूरी दुनिया में न कर कर केवल 1-2 स्थानों पर ही ऐसा करते हैं, तो जो प्रदूषण का स्तर है वो कुछ मात्रा में कम हो सकता है।
जैसे कि मनुष्य क्या करता है, अपने फ़ायदे के लिए गाड़ी लेकर जाता है, मार्केट जाता है तो, या कहीं दूरी तय करता है तो गाड़ी लेकर जाता है, मोटरसाइकिल लेकर जाए, चाहे 4 पहियों का वाहन, तो उसके जलाने से उसका जो ईंधन जलेगा, जो पेट्रोल है, वो जो डीजल है वो जलेगा तो जहरीली गैसें बाहर निकलती हैं, काला धुआं निकलता है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसमें वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण भी मनुष्य कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो काम में नहीं आती मनुष्य के, जो नदियों में, झरनों में या समुद्र में फेंक देता है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, बहुत सारे प्रकार के जो घटिया सामग्री है मिट्टी में दबा देते हैं, बहुत सारे प्रकार से मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। तो इन सब क्रियाकलापों से हम कह सकते हैं कि मनुष्य है वो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। तो मनुष्य कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे पर्यावरण प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण कुछ मात्रा में कम हो सकता है। तो वो जगह जगह होने वाले प्रदूषण को, यदि ऐसे कामों को यदि एक जगह करे तो प्रदूषण में कुछ मात्रा में गिरावट आ सकती है, यानी हम प्रदूषण को यानी पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। छठा सवाल, जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। जंगल, वायु है, मिट्टी है, जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। जंगल क्या इन तीनों चीज़ों को, किसको, वायु को, मिट्टी को और जल को, क्या इसके लेवल को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जंगल क्या फ़ायदेमंद है? बिल्कुल। जंगल मिट वायु के लिए कैसे फ़ायदे, क्योंकि जंगल से जो हवा निकलती है वो एरोमेटिक जो एयर आती है वो बहुत शानदार होती है, वो वायु प्रदूषण को कम करती है। क्योंकि शुद्ध, जितना ज़्यादा जंगल होंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, हवा उतनी शुद्ध होगी, वायुमंडल शुद्ध होगा। जितने ज़्यादा मात्रा में जंगल होंगे, मृदा का अपरदन रुकेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था मृदा अपरदन के बारे में कि पानी के साथ बहकर मिट्टी चली जाती है, उसको कौन रोक सकता है? पेड़ पौधे यानी जंगल ही रोक सकते हैं। जल के स्रोत भी बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा जंगल होंगे जल प्रदूषण बहुत कम होगा। तो कुल मिलाकर जंगल हैं वायु, मृदा और जलीय स्रोत की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में केवल 6 ही प्रश्न दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट इसको लगते हैं। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी अपन लिख रहे हैं। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पाठ के जो हैं उनको भी हम छोटा मोटा तौर पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो जैव मंडल क्या है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। दूसरा, वायुमंडल में गैसों का जो अनुपात है वो बताना है। ये सभी बच्चे कर लेंगे, सबको पता है ना। वो एक चक्र बनाकर आपको लिखना है। 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, 0.03 CO2 और अन्य अदर गैसें हैं। सबको पता है ये, और अच्छे से आप कर लोगे। जलवायु क्या है? क्लाइमेट। तो बहुत अच्छे तरीके से अब कर लोगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मृदा निर्माण कैसे होता है? मिट्टी कैसे बनती है? बताया था मैंने। पहाड़ों के जो बड़े पत्थर होते हैं वो टूटते हैं छोटे पत्थरों में, फिर छोटे पत्थरों से और छोटे पत्थरों में, इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर, मृदा अपरदन वाला। मृदा अपरदन क्या है? तो पानी के साथ में या हवा के साथ में मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाना ही मृदा अपरदन है। कैसे रोकोगे इसे? पेड़ लगाकर। जलवाष्प क्या है? भाप।
इसको समझाना है, अच्छे से समझा दोगे जल वाष्प को। ठंडी हवा, गर्म हवा, ये सब बहुत अच्छे से आप समझा देंगे। वायु की गति रात को किधर होती है, दिन को किधर होती है, ठंडी कब चलती है, गर्म कब चलती है। फिर यदि हम बादल की बात करें तो कुहासा क्या है? धुंवर जिसे कहते हैं, जो सर्दियों के समय में आती है, वो धुंवर ही है। एक नाम आया था उसमें हिमवृष्टि, ओले कैसे गिरते हैं, ये भी आपको अच्छे से बताया हुआ है। बादल कैसे बनते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको करना है। वायु प्रदूषण की परिभाषा, एयर पोल्यूशन कैसे होता है उसकी परिभाषा अच्छे से लिखनी है, लिख दोगे। वायुमंडल के सामान्य संगठन में होने वाला परिवर्तन ही वायु प्रदूषण होता है। बहुत सारे प्रकार के रोग हो सकते हैं वायु प्रदूषण से। कौन कौन से? जैसे कि कैंसर है, हृदय रोग है, एलर्जी है। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर भी कोयला और पेट्रोल ही होता है ये। ज़मीन के अंदर से जो ईंधन निकलता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। लाइकेन मैंने बताया, शैवाल और कवकों का समूह ही लाइकेन होता है। महासागरों का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? महासागरों का जल पीने योग्य है या नहीं है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि खारा होता है, साल्ट होते हैं उसमें बहुत सारे। जल प्रदूषण, पूरा समझाना है। वाटर पॉल्यूशन को, जल प्रदूषण से होने वाले रोग आपको बताने हैं। मुख्य रोग जैसे कि हैजा है, और भी बहुत सारे रोग हैं बताने हैं आपको। भूपर्पट्टी किसे कहते हैं? तो मिट्टी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसमें खनिज पाए जाते हैं। तो कौन से खनिज हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम लिखने हैं। मृदा कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, ये ऊपर एक सवाल आया था। मृदा कैसे बनती है, किन किन चीज़ों का रोल रहता है? तो एक तो उसमें सूर्य के प्रकाश का रोल रहेगा, जल का रहता है, वायु का रहता है। इसको विस्तार से आप समझा देंगे। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस जो खनिज की मात्रा होती है, नमी होती है मिट्टी में, वही है। भूमि प्रदूषण आपको समझाना है। ऊपरी मृदा, मिट्टी की ऊपर वाले लेवल जिसमें खनिज होते हैं उसी ऊपरी मृदा कहते हैं। तो ऊपरी मृदा की परिभाषा भी आपको लिखनी है। बंजर भूमि की परिभाषा भी आपको लिखनी है। ऐसी मिट्टी जिसमें खनिज पदार्थ नहीं होते तो फसल का उत्पादन नहीं होता, उसे तो बंजर कहते हैं।
जल चक्र का सबको पता ही है। नाइट्रोजन चक्र आपको बनाना है। पूरा कंप्लीट नाइट्रोजन चक्र, और ये इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र पूरा आप कंप्लीट आप बना ही लेंगे। इसके बाद में जल चक्र को चलो ठीक है रहने देना, 2 चक्र और भी तो बचते हैं, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्कर। ये दोनों भी चक्कर आपको बनाने हैं, आने भी चाहिए। कौन से जीवाणु महत्वपूर्ण होते हैं? राइजोबियम जीवाणु की बात करेंगे हम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सब आपको बताने हैं, देखने हैं। और एक प्रश्न पहले आ भी गया, दोबारा दिखवा दे रहा हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाना है, स्टार लगा लेना। एक ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक उष्णन कहते हैं, विश्व के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ओजोन परत जो पढ़ाई था लास्ट में, ओजोन परत पर टिप्पणी लिखनी है, कितनी काम की है, क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है ओजोन परत से। तो चैप्टर नंबर 14 के 17वां जो पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, उसमें कुछ किताब के जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए हैं। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी लिख लेना सभी बच्चे, और उनको नोट करके अच्छे से इनको सोल्व करना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर जो 14 है यहाँ पर हुआ कंप्लीट। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।